गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। आज हम डिस्कस करेंगे बेसिक टर्म्स ऑफ अकाउंटिंग, जो कल भी हमने चर्चा की थी। बेसिक टर्म्स ऑफ अकाउंटिंग में बहुत सारे टर्मिनोलॉजीज हैं, जिसमें पिछले 2 क्लासेस से हम चर्चा कर रहे हैं। आज इसी पर हम आखिरी बार चर्चा करना चाहेंगे और इसके बाद हम लोग नेक्स्ट चैप्टर में इन करेंगे बेसिक टर्मिनोलॉजीज, जो पिछले 2-3 क्लास से चर्चा कर रहे हैं। तो इसकी चर्चा आवश्यक है, कल भी मैंने कहा था, क्योंकि जो भी टर्म्स हम लोग यूज कर रहे हैं, जो भी टर्म्स हम देख रहे हैं, इन सारे टर्म्स का यूटिलाइजेशन हमें मिलेगा। इसलिए इन टर्म्स को जान लेना आवश्यक है और बेहतर तरीके से जानना आवश्यक है। ये जो भी टर्मिनोलॉजीज हैं, ये पूरे 11th में ही नहीं, ये काम आपको अगले क्लास 12 में भी जाएंगे तो ये सबसे आपको पाना पड़ेगा, इनसे आपको मतलब होगा। इसलिए अभी ही इसके बारे में बेहतर तरीके से जान लेना जरूरी है। सो वी विल डिस्कस नाउ द रेस्ट टर्मिनोलॉजीज एंड बेसिक टर्मिनोलॉजीज ऑफ अकाउंटिंग। नाउ रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन। रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन का मतलब है कि वैसा ट्रांजैक्शंस, उस तरह का ट्रांजैक्शंस जो पर्पस ऑफ अर्निंग, पर्पस ऑफ रेवेन्यू अर्निंग के ख्याल से किया जाता हो। लाइक दैट कॉस्ट ऑफ सेल्स। तो इस तरह के जो भी ट्रांजैक्शंस होंगे, मतलब ये कि वैसा ट्रांजैक्शंस, वैसे लेन देन जिससे आपको अर्निंग हो रहा हो, फर्म को अर्निंग हो रहा हो, प्रॉफिट हो रहा हो और रेवेन्यू जनरेट हो रहा हो। तो इस प्रकार से रेवेन्यू जनरेट हो रहा हो, जिसमें ऑपरेटिंग एक्टिविटीज के द्वारा, बिजनेस ऑपरेटिंग एक्टिविटीज के द्वारा, या हम यूं कहें इसको कि वैसी एक्टिविटीज जो बिजनेस एक्टिविटीज हो और जिस एक्टिविटी से रेवेन्यू जनरेट हो रहा हो, इस तरह के हम लोग ट्रांजैक्शंस को रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशंस के नाम से जानते हैं। लाइक सेल ऑफ गुड्स, सेल ऑफ सर्विसेज, प्रोवाइड सर्विसेज, etc. नेक्स्ट वन, गुड्स। गुड्स का मतलब ही है एनीथिंग, कोई भी चीज है जो फॉर द पर्पस ऑफ सेल्स के लिए यूज किया जा रहा हो। डेली नीड में जो भी गुड्स का यूटिलाइजेशन हो रहा हो, जिन थिंग्स की यूटिलाइजेशन हो रही हो, जिस भी चीज की यूटिलाइजेशन हो, दीज ऑल आर कॉल्ड गुड्स। गुड्स आर फिनिश्ड गुड्स और सेमी फिनिश्ड गुड्स और वर्क इन प्रोग्रेस, दैट इज कॉल्ड सेमी फिनिश्ड। तो गुड्स हमारा फिनिश्ड भी हो सकता है, जो ऑलरेडी तैयार है और सेल के पर्पस से मार्केट में उसको इंट्रोड्यूस करते हैं, दीज आर गुड्स। और सेमी गुड्स मीन्स जो फिनिश्ड नहीं है, जो मैन्युफैक्चर तो है, कंप्लीट और फिनिश्ड नहीं है फॉर द पर्पस ऑफ सेल्स पॉइंट ऑफ व्यू। तो इस प्रकार से आइदर सेमी गुड्स, सेमी फिनिश्ड और फिनिश्ड, बोथ आर द गुड्स एंड द पर्पस ऑफ सेल्स। तो दीज आर कॉल्ड गुड्स। नेक्स्ट वन, स्टॉक और इन्वेंट्री। बिजनेस कंसेप्ट में, बिजनेस ट्रांजैक्शंस में, किसी भी बिजनेस ट्रांजैक्शंस में जो बैलेंस अमाउंट ऑफ गुड्स आर कॉल्ड स्टॉक। या यूं कहा जाए कि लास्ट अकाउंटिंग पीरियड एंड होने के बाद जो बची हुई गुड्स हो, उसको हम स्टॉक और इन्वेंट्री के नाम से जानते हैं। स्टॉक का है दूसरा नाम इन्वेंट्री है। जो बचे हुए गुड्स हैं लास्ट अकाउंटिंग ईयर्स के, तो नेक्स्ट अकाउंटिंग ईयर में वो ओपनिंग स्टॉक के नाम से जाना जाता है। तो हम यूं कर सकते हैं कि स्टॉक आर डिवाइडेड इनटू 2 पार्ट्स। वन इज ओपनिंग स्टॉक, एक को आप ओपनिंग स्टॉक के नाम से जान सकते हैं। ओपनिंग स्टॉक, जो मैंने भी कहा, लास्ट अकाउंटिंग ईयर का बचा हुआ जो गुड्स है, दैट इज ओपनिंग स्टॉक। और स्टॉक इन हैंड ऑल्सो, इसे हम स्टॉक इन हैंड के नाम से भी जानते हैं। ओपनिंग स्टॉक और स्टॉक
इन हैंड। स्टॉक इन हैंड का मतलब ही यही होता है कि जो बची हुई गुड्स है और नेक्स्ट अकाउंटिंग ईयर में हम स्टार्ट करते हैं उस स्टॉक से, तो दैट स्टॉक एंड दैट गुड्स आर कॉल्ड ओपनिंग स्टॉक और स्टॉक इन हैंड। नेक्स्ट वन, क्लोजिंग स्टॉक। क्लोजिंग स्टॉक का मतलब ये है कि लास्ट अकाउंटिंग ईयर में, एट द एंड ऑफ अकाउंटिंग ईयर, जो बैलेंस ऑफ गुड्स, जो भी बैलेंस बचा हुआ हो आफ्टर सेलिंग अकाउंटिंग ईयर के एंड में, उसे हम क्लोजिंग स्टॉक के नाम से जानते हैं। तो बैलेंस स्टॉक ऑफ गुड्स आर कॉल्ड क्लोजिंग स्टॉक। और क्लोजिंग स्टॉक को ही हम नेक्स्ट अकाउंटिंग ईयर में वो हमारा ओपनिंग स्टॉक हो जाता है। लाइक दैट ओपनिंग स्टॉक, सपोज ये 1 अप्रैल को जब यूज होगा, ये ओपनिंग स्टॉक से नाम से जाना जाएगा, और ये साल के एंड में 31 मार्च मीन्स ये क्लोजिंग स्टॉक के नाम से जाना जाएगा। यही क्लोजिंग स्टॉक नेक्स्ट अकाउंटिंग पीरियड में ओपनिंग स्टॉक माना जाता है। तो इस प्रकार से हम स्टॉक को 2 पार्ट्स में डिवाइड कर सकते हैं, ओपनिंग स्टॉक एंड क्लोजिंग स्टॉक ऑल्सो। इतना ही नहीं, इट may be further divided. The stock are may be further divided like that. Opening stock of raw materials, opening stock of finished goods, opening stock of work in progress. Work in progress means जो काम चल रहा हो और उसका जो स्टॉक बचा हुआ हो, वैसे स्टॉक को हम लोग वर्क इन प्रोग्रेस के नाम से जानते हैं। तो वर्क इन प्रोग्रेस ऑफ स्टॉक ओपनिंग एंड क्लोजिंग ऑल्सो मे बी, ये दोनों हो सकता है। ठीक इसी प्रकार से फिनिश्ड गुड्स ऑफ ओपनिंग स्टॉक एंड फिनिश्ड गुड्स ऑफ क्लोजिंग स्टॉक भी होता है। तो फिनिश्ड गुड्स ऑफ ओपनिंग स्टॉक जो ऑलरेडी रेडी है, तैयार है, और उसे हम यूज कर रहे हो, तो दीज गुड्स आर कॉल्ड ओपनिंग स्टॉक ऑफ फिनिश्ड गुड्स। ठीक इसी प्रकार से अकाउंटिंग ईयर के लास्ट में जो बची हुई हो उसे हम कह सकते हैं कि क्लोजिंग स्टॉक ऑफ फिनिश्ड गुड्स। वर्क इन प्रोग्रेस, जो मैंने कहा कि जो वर्क चल रहा हो उसका जो बैलेंस बचा हुआ गुड्स है वो हमारा आइदर ओपनिंग स्टॉक ऑफ वर्क इन प्रोग्रेस और आइदर क्लोजिंग स्टॉक ऑफ वर्क इन प्रोग्रेस ऑल्सो। तो इस प्रकार से हम स्टॉक और इन्वेंट्री को क्लासिफाइड कर सकते हैं, और यही हमारा स्टॉक कहलाता है। नेक्स्ट वन, ट्रेड रिसीवेबल। ट्रेड रिसीवेबल का मतलब है कि 2 चीजें इसमें आएंगे। वन इज बिल्स रिसीवेबल, डेटर्स एंड बिल्स रिसीवेबल। डेटर्स प्लस बिल्स रिसीवेबल। डेटर्स एंड बिल्स रिसीवेबल आर कॉल्ड ट्रेड रिसीवेबल। किसी बिजनेस कंसर्न में इस वर्ड का हम इस्तेमाल करते हैं, ट्रेड रिसीवेबल को। ट्रेड का मतलब ही है कि वैसी ट्रांजैक्शंस, वैसे लेन देन जो व्यापारिक दृष्टिकोण से यूज किया जा रहा हो। तो ये जो 2 टर्म है, डेटर्स और बिल्स रिसीवेबल। डेटर्स वह पर्सन जिसे क्रेडिट सेल्स किया जाता हो, जो उधार पर गुड्स बेची जाती है आफ्टर सम टाइम्स के लिए, और बाद में पेमेंट रिकवरी की जाती है, रिसीव की जाती है, उस पर्सन को हम डेटर के नाम से जानते हैं। और अकाउंट्स में डेटर्स एसेट्स के रूप में माना जाता है, और इट इज ऑल्सो कॉल्ड करंट एसेट्स। बिल्स रिसीवेबल ये म्यूचुअल एकोमोडेशन के द्वारा, आपसी सहमति के द्वारा 2 व्यक्तियों के बीच क्रेडिट ट्रांजैक्शन होता है आफ्टर सम टाइम्स के लिए, कुछ समयों के लिए, और कुछ समय के बाद उसकी पेमेंट की जाती है। तो ये आपसी जो समझौते के आधार पर क्रेडिट सेल्स की जाती है, ये म्यूचुअल एकोमोडेशन 2 व्यक्तियों के बीच होता है। उसके लिए एक एविडेंस तैयार की जाती है, और उस एविडेंस को हम बिल के नाम से जानते हैं। और चूंकि ये बिल गुड्स बेचने वाला बनाता है, इसीलिए वो अपने अकाउंट में उस बिल्स को बिल्स रिसीवेबल डिनोट करता है। तो इस प्रकार से ट्रेड रिसीवेबल
प्राप्त करने, व्यापार में, बिजनेस में जो रिसीव करना है, टिल अभी रिसीव हुई नहीं है, करना है। तो जो करना है तो बट नेचुरल है, वो कमिंग सून है बिजनेस के लिए, और वो इनकम है। तो इस प्रकार से इस बिजनेस के लिए वह ट्रेड रिसीवेबल कहलाता है। एंड ट्रेड रिसीवेबल इज इक्वल टू डेटर्स प्लस बिल्स रिसीवेबल। ठीक उसी प्रकार से ट्रेड पेबल, ट्रेड पेबल इंक्लूडेड क्रेडिटर्स प्लस बिल्स पेबल। ये दो चीजें, क्रेडिटर्स एंड बिल्स पेबल। ठीक इसका अपोजिट अभी जितनी चर्चा मैंने की थी वही चर्चा कि दो व्यक्तियों के बीच, दो इंडिविजुअल्स के बीच, दो पर्सन्स के बीच ये म्यूचुअल एकोमोडेशन होगा फॉर द पर्पस ऑफ सेल ऑफ गुड्स ऑन क्रेडिट बेसिस। जब दो व्यक्तियों के बीच ये म्यूचुअल एकोमोडेशन होगा तो एक आपसी सहमति बनेगी, जिस सहमति के आधार पर क्रेडिट सेल्स किया जाएगा। और जो क्रेडिट सेल्स किया जाएगा कुछ समयों के लिए, कुछ टाइम बीइंग के लिए, तो वैसे ट्रांजैक्शंस को हम लोग क्रेडिटर्स नाम देते हैं, जिससे गुड्स बेची जाती है। दोज पर्सन इज कॉल्ड क्रेडिटर्स। एंड द बिल्स पेबल जो मैंने कहा कि एक एविडेंस के तौर पर, एक साक्ष्य के तौर पर, एक प्रूफ के तौर पे दोनों व्यक्ति के बीच जो एकोमोडेशन होती है क्रेडिट सेल्स के लिए, कुछ टाइम बीइंग के लिए, लाइक 1 month, 2 months, 3 months और 6 months etc. मतलब शॉर्ट टाइम्स के लिए एक एकोमोडेशन होगा, जिस एकोमोडेशन को प्रूव करने के लिए एक बिल तैयार की जाती है। और उस बिल को हम जो पे करेगा, आई मीन क्रेडिटर्स, उसके अकाउंट्स में उस बिल को बिल्स पेबल के नाम से डिनोट की जाती है। क्योंकि उसे पे करना है इसीलिए वह पेबल है और वह बिल्स पेबल के नाम से जाना जाता है। इस प्रकार से ट्रेड पेबल मीन्स क्रेडिटर्स प्लस बिल्स पेबल। नाउ द कॉस्ट, ये बड़ी सिंपल बात है। कॉस्ट मीन्स दोज गुड्स जो बेची जाएगी या जो खरीदी जाएगी, जो एक्चुअल उसका वैल्यूएशन लगाया जाएगा, जो उसको मूल्यांकित किया जाएगा, वह उस गुड्स का कॉस्ट कहलाता है। वाउचर ये एविडेंस ऑफ बिजनेस इंटरप्राइजेज। किसी भी बिजनेस इंटरप्राइजेज के लिए वाउचर, किसी भी ऑर्गेनाइजेशन के लिए वाउचर एविडेंस का काम करता है, एक प्रूफ का काम करता है, एक साक्ष्य का काम करता है। सच है, इसका एग्जाम्पल हो सकता है लाइक कैश मेमो, इनवॉइस प्राइस etc. ये हमारा वाउचर होता है। और यही वाउचर्स के आधार पे हम अकाउंटिंग ट्रांजैक्शन रिकॉर्ड करते हैं। इसीलिए वाउचर का भी बहुत इंपॉर्टेंट रोल होता है बिजनेस ट्रांजैक्शंस में, बिजनेस एक्टिविटी में। इसलिए वाउचर्स को हम लोग अच्छी तरीके से समझ लें। कैश मेमो मीन्स कोई भी गुड्स जब हम परचेज करते हैं तो बट नेचुरल है उस शॉपकीपर से, उस दुकानदार से, उस बिजनेसमैन से अगेंस्ट परचेज एंड पे टू कैश के खिलाफ अगेंस्ट उसके लिए हम लोग वाउचर्स और वाउचर या कैश मेमो हम लोग रिसीव करते हैं। तो ये साबित करता है कि इतने वैल्यू की, इतने कॉस्ट की गुड्स हमने खरीदी है, और ये एक प्रूफ, एक एविडेंस के तौर पे कैश मेमो माना जाता है। ठीक उसी प्रकार से इनवॉइस प्राइस, ये भी एक वाउचर है। अगर कोई मैन्युफैक्चरिंग कंसर्न कहीं कुछ इनवॉइस प्राइस भेजता है और उसके बाद जब डीलिंग होगी, बिजनेस डीलिंग, सेल्स और परचेज के लिए, तो वह प्रूफ के तौर पर काम करेगा, वाउचर के तौर पे काम करेगा। इफ डीलिंग इज सक्सेस देन द इनवॉइस प्राइस यूज एविडेंस ऑफ बिजनेस ट्रांजैक्शन। तो इस तरीके से या कैश मेमो कह लो, इनवॉइस प्राइस, ये दोनों के दोनों हमारे वाउचर्स माने जाएंगे। और
बिजनेस इंटरप्राइजेज के लिए एक एविडेंस है। इसी के आधार पे हम बिजनेस ट्रांजैक्शंस को अकाउंट्स में रिकॉर्ड करेंगे। नेक्स्ट वन, डिस्काउंट। डिस्काउंट का 2 टाइप्स, 2 तरह के डिस्काउंट होते हैं। एक डिस्काउंट को हम कहते हैं ट्रेड डिस्काउंट, ट्रेड डिस्काउंट, एंड अदर इज कैश डिस्काउंट। ट्रेड डिस्काउंट एंड कैश डिस्काउंट। डिस्काउंट का मतलब यह है छूट और रिबेट। रिबेट का मतलब हुआ कि जब कोई भी गुड्स अगर बेची जाए या खरीदी जाए तो उस केस में कुछ अमाउंट्स, जैसे मान लिया जाए कि 2 व्यक्तियों के बीच ये तय हो गुड्स की कॉस्टिंग के बारे में। पहले तो हम प्राइस की बात कर रहे हैं। जब प्राइस डिटर्मिनेशन किया जाएगा उस समय अगर ट्रांजैक्शंस में बेचने वाला व्यक्ति खरीदने वाले को ये ऑफर करे या ये विचार दे कि भाई कुछ अमाउंट इसमें से हम डिडक्ट करेंगे अगर इतना गुड्स परचेज करते हो, तो उस टाइम में जिस समय प्राइस डिटर्मिनेशन होगा उस टाइम में रिबेट दिया जाएगा, उस रिबेट को हम कहते हैं ट्रेड डिस्काउंट। क्योंकि ये जो एकोमोडेशन हुआ दोनों के बीच, ये सेल्स और परचेज के लिए अब फाइनल हो गया, उस समय जो रिबेट दी जाएगी उस तरह के रिबेट को हम लोग ट्रेड डिस्काउंट के नाम से जानते हैं। नेक्स्ट वन, कैश डिस्काउंट। कैश डिस्काउंट ये होता है कि जब अगर कोई क्रेडिट ट्रांजैक्शन हुआ हो और बिफोर टाइम पेमेंट कर दिया जाए क्रेडिटर्स के द्वारा डेटर्स को, तो उस टाइम में ऑलरेडी क्रेडिटर्स का हक बनता है, ये उसका अधिकार बनता है कि वह डेटर से कैश डिस्काउंट ले सकता है। एक बात तो ये हुआ। अमूमन दूसरी बातें उठती हैं प्रैक्टिकली, वो ये कि जब हम पेमेंट देते हैं, जब हम पे करते हैं, उस टाइम में जो जिस गुड्स का जो वैल्यू होता है पूरी वैल्यू ना पेड कर करके छोटे मोटे अगर अमाउंट हम पे ना करें और ये हम एक्सक्यूज कर ले कि बस इतना ही हम पे कर सकेंगे, ये छोड़ दीजिए, ये उसके मर्जी के ऊपर है, या तो छोड़ दें या ना छोड़। अगर छोड़ दिया तो दैट अमाउंट इज कॉल्ड कैश डिस्काउंट कॉस्ट। वैसे हम ये जाने कि कैश डिस्काउंट पेमेंट के समय बिफोर मैच्योरिटी से पहले अगर कैश पे कर दी जाए तो उस समय अगर कोई रिबेट मिल रही हो, अमूमन ये रिबेट मिलती है बिफोर पेमेंट करने के समय, तो इस तरह के डिस्काउंट को हम लोग कैश डिस्काउंट के नाम से जानते हैं। नेक्स्ट वन, बुक्स ऑफ अकाउंट। बुक्स ऑफ अकाउंट मीन्स वह अकाउंट्स, so books of account, books of account means those accounts, वैसे अकाउंट्स जिसमें हम बिजनेस ट्रांजैक्शंस को रिकॉर्ड करते हैं। सपोज जर्नल, लेजर, कैश बुक, परचेजेज बुक, सेल्स बुक आर कॉल्ड बुक्स ऑफ अकाउंट। आई मीन जो प्राइमरी रिकॉर्डिंग की जाती है अकाउंट्स में, उन सारे रिकॉर्डिंग को हम एक बुक के अंतर्गत रखते हैं और दिस बुक्स आर कॉल्ड बुक्स ऑफ अकाउंट्स। नेक्स्ट वन, प्रोप्राइटर। प्रोप्राइटर इज ए पर्सन हु इन्वेस्ट अमाउंट टू स्टार्ट बिजनेस। प्रोप्राइटर हम उसे कहते हैं जो बिजनेस में इन्वेस्टमेंट करता हो। दोज पर्सन आर कॉल्ड प्रोप्राइटर्स और ओनर्स। Next one, depreciation. Depreciation means fall in the value of assets or fall in the value of fixed assets, because depreciation always charge on fixed asset, not current asset or any assets. So depreciation कभी भी होगा तो fixed assets के ऊपर ही होता है, such as plant and machinery, furniture and fixtures, लैंड एंड बिल्डिंग etc. अमूमन इन्हीं फिक्स्ड एसेट्स पे डिप्रिसिएशन चार्ज की जाती है। तो डिप्रिसिएशन का यहाँ मतलब है कि जो फिक्स्ड एसेट्स के वैल्यू को डिक्रीज करता हो। तो डिक्रीज करेगा, कैसे डिक्रीज करेगा? मान लिया जाए फॉर एग्जांपल
कि कोई भी फिक्स्ड एसेट परचेज करने के कुछ समयों बाद, 1 साल, 2 साल, 6 महीने, 2 महीने, 4 महीने, जो भी है, कुछ समयों के बाद उस एसेट पर डिप्रिसिएशन लगाई जाती है, क्योंकि उतने दिनों तक उसकी सर्विस ली गई, उस एसेट की सर्विस ली गई। तो बट नेचुरल है, अब जो उसका एक्चुअल वैल्यूएशन होगा, जितने दिनों तक वो सर्विस में रही है, उस एसेट्स के उस सर्विस की एक्टिविटी घटी है, तो जितनी घटेगी उसकी सर्विस, उस सर्विस को हम एसर्टेन करते हैं, फाइंड आउट करते हैं डिप्रिसिएशन मेथड के द्वारा, जो आगे एक चैप्टर है स्पेशली उसमें हम लोग पढ़ेंगे, और उसमें हम डिप्रिसिएटेड घटी हुई अमाउंट को कैलकुलेट करते हैं, देन हम एक्चुअल डिटर्मिनेशन उस फिक्स्ड एसेट का करते हैं। इसके लिए हम लोग स्पेशल एक चैप्टर पढ़ेंगे, डिप्रिसिएशन ऑफ एसेट्स। यूं आप इस जगह केवल इतना जानें कि डिप्रिसिएशन मीन्स फॉल इन द वैल्यू ऑफ फिक्स्ड एसेट और डिक्रीज इन द वैल्यू ऑफ फिक्स्ड एसेट्स। नेक्स्ट वन, बैड डेब्ट्स। बैड का मतलब होता है खराब, डेब्ट्स मतलब होता है लोन और ऋण, कि वैसी ऋण, वैसे लोन, वैसी बिजनेस अमाउंट जो अब नहीं मिलेगा। तो कोई भी ऐसा अमाउंट जो बिजनेस ट्रांजैक्शंस में मिलने की उम्मीद ना हो, डूबा हुआ धन इसे कहा जाता है। तो जब इस तरह के अमाउंट रिकवरी नहीं हो, जब इरिकवरेबल हो जाए, नहीं मिलने योग्य हो, तो इस तरह के अमाउंट को हम लोग बैड डेब्ट्स कहते हैं। और कस्टमरी प्रैक्टिस में इस तरह की बातें होती रहती हैं बिजनेस में अमूमन। तो इस तरह के जो भी ट्रांजैक्शन होंगे, जो भी अमाउंट होंगे, ये बैड डेब्ट्स के नाम से जाने जाते हैं। इसके अलावा आज जितने भी टर्मिनोलॉजी मैंने की, इसके अलावा कुछ और भी टर्म मिलेंगे, तो ये हम लोग टाइम भी डिस्कस करते रहेंगे। और टर्मिनोलॉजी मैक्सिमम यही है। नेक्स्ट चैप्टर में हम लोग दूसरे चीजों की चर्चा करेंगे। टर्मिनोलॉजी चैप्टर एंड, इस पर आप देखेंगे। कोई समस्या हो पुट कीजिएगा, समाधान किया जाएगा। थैंक यू।